चंद्र दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वो दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी और 9 बज गए थे। अगर मोटर न भी मिली तो इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंद्र को कोई विशेष दिक्कत न होती। लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां पर मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे स्लेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे और पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा था और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा था। चंद्र का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था। फिर भी वो बड़े रौब से गया और ड्राइवर से बोला, ये किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या ये डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? चंद्र ने कहा। जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं, चंद्र बहादुर साहब। उसने उतरकर सलाम किया, दरवाजा खोला और चंद्र बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दे दी और मोटर उड़ चली। चंद्र बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राज मुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खान सामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दंभ उसके मन को उड़ाए लिए ले जा रहा है। चंद्र तनकर बैठा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वो सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदय को किस तरह बदल दिया है। वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे। बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंद्र उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पार्टिकों में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खान सामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंद्र उतरा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। बंगले का दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंद्र का दिल धक हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंद्र ने चिंता से पूछा। आओ चंद्र, बिनती ने रुंधे स्वर से कहा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंद्र की बाह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंद्र घबरा गया। क्या बात है बिनती, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं, बिनती ने कहा। तब क्या हो, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंद्र ने बिनती से पूछा। उसे लगा जैसे समस्त वातावरण पर किसी भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है बिनती, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली। दीदी, सुधा दीदी। चंद्र को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई, कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी नर्स के सामने, अतः सुधा का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। चंद्र के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंद्र ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंद्र ने बहुत व्याकुल और बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। चुपचाप चंद्र के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंद्र। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंद्र ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंद्र की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, अबॉर्शन।
थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर, किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं बचेगी कि नहीं। परसों से होश नहीं आया है उसे। खैर, जाओ तुम कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा अब तो। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई है, नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए, उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूं चंदर, अभी आता हूं। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। ये क्या हुआ बिनती? उसने बड़ी डूबी हुई आवाज में पूछा। कुछ समझ नहीं आता। उस दिन सुबह जीजाजी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे और मैं सो रही थी। तभी जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी हैं। मैंने जल्दी से फोन किया, पापा आए, डॉक्टर भी आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को जाने ही नहीं देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं जाने देते। और उसके बाद बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की के बाहर की ओर देख रहा था वो। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए, उनके साथ 3 डॉक्टर और एक नर्स थे। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत बेहल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा ही। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए और पापा वहीं दीदी के पास जाकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे बाहर। करीब 5 मिनट बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उसका कलेजा उल्टा हुआ था। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंदर से बोले, ब्लीडिंग अभी भी हो रही है। और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थी और सन्नाटे में झटपटाने लगती थी वो। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो तो आप उसका अनुमान कर सकते हैं उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गईं। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे, वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में उसकी चीख मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया और वो पसीने से तर हो गया। पापा लौटकर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। डॉक्टर ने बोला, अभी नहीं, अभी ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो फिर चलेंगे। थोड़ी देर बाद तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर बाद पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकली पड़ती थी। खून इतना अधिक बह गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मढ़ दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदन ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए उसने करवट बदल दी और फिर कराही और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज, और नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थीं। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट गए। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ी देर बैठ लूं, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना।
चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके आए हो, चलो तुम भी सो जाओ, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिनती उठी, घड़ी देखी और मुंह खोलकर दबा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिनती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वो चीखी है। फिर वो खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिनती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वो होंगे कहाँ? पता नहीं, कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वो कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आ जाएंगे, नर्स ने कहा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोछने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा! इतनी भयानक आवाज थी जैसे सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हैं। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वो हाथ पटक रही थी बुरी तरह से। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, तुम कौन हो? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती! डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, डेलीरियम, सन्निपात। इसमें मरीज को वो चीजें दिखती हैं जो नहीं हो रही हैं। डॉक्टर को बुला लाइए जल्दी। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन? गेसु? आओ बैठो। चंदन नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदन! और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए, और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती, पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी, बिनती ने कहा। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है। जा, स्टडी रूम में पढ़ रहा है चंदर, बुला ला उसे। बिनती फपक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा। मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा, चंदर को बुला ला, नहीं तो बर्फ घुल जाएगी पगली। शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया और रुंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा, आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, तुम चंदर हो। क्या मैं पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़े मेरी क्या हालत है, लेकिन तुमने कहा, तुमने किया क्या?
जाओ यहाँ से वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए, नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता गेसु। बिंती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी, बिंती ने कहा। हाँ, अच्छा, पापा कहाँ है? आ, पापा कहाँ है? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सूना था पापा, बहुत सूना। जाओ, महाराजी से बोल दो रोटी सेक ले। हमने रोटी सेक ली है। अच्छा तुम खा लो पापा। हाँ हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई है पापा, लो नान खटाई खाओगे पापा? डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिंती ने चंदर को बुलाया। देखा, चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिंती गई, चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई हैं। इतने में नर्स बोली, वे फिर से होश में आई हैं, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर आ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा रहा था वो तो मैं अब भूल गई हूँ। अब मैं इम्तिहान में तो पास न हो पाऊंगी चंदर। डिलेरियम अभी भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखें पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? ये चंदर नहीं है। तुम चंदर नहीं हो। चंदर होता तो मुझे डांटता कि बीमार क्यों पड़ी हूं मैं। अब बताओ, मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो गेसु, जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो न निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी तो डेलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिंती और चंदर बाहर चले आए। बिंती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया। देखा, डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया वहां से, सिर्फ नर्स रह गई थी। थोड़ी देर बाद वो निकला और उसका चेहरा स्याह था। क्या ये प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? उसने पूछा। जी हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने जवाब दिया। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है। अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दे दूंगा। दिन बड़ा भयानक था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे। वो बाहर गर्मी की भयानक लू हू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सुधा के सिरहाने बैठे थे। पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे की ओर देखते हुए बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था, बिल्कुल शांत। रह रहकर बिनती की सिसकियां, पापा की निश्वासें,
तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिन्ती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिन्ती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिन्ती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर, सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत नीरव निश्चेष्ट हो गया था चंदर। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए, कई दफे गए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12 बजे, नहीं, ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिन्ती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिन्ती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में सुधा ने पूछा। सुधा ने आंखें घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिन्ती और चंदर उठकर आ गए। ओह चंदर, तुम आ गए, हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की, मारे खुशी के चंदर का गला भर आया। लेकिन तुम लोग इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम तो सुधी, चंदर ने कहा। चलो चलो, झूठ बोलना तो जैसे तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे ना हो जाते। और फिर सुधा हाँफने लगी। सर्जन आया, बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे ज़रा भी परेशानी ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं नहीं बचूंगी। अब कहीं मत जाना चंदर, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहे हैं अब खतरा नहीं है, चंदर ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम्हें हमारे लिए जिंदा रहना है, पापा के लिए जिंदा रहना है। रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? अरे उन्हें इसीलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उनसे क्षमा मांग लूँ। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। और हाँ पापा, हमारी भागवत भी मंगा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अभी 1 बज रहा है ना। देखा, सुधा ने कहा। बिन्ती, यहाँ आओ। बिन्ती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया है वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे ज़िम्मे हैं, बिन्ती रोकर बोली। दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली, गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब तुम सो जाओ। सो लूँगा बेटी। जाओ, नहीं तो हम अच्छे नहीं होंगे पापा, जाओ सो जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट गए। सुधा ने चंदर को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती। बिन्ती, यहाँ। हाँ। चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता ना। बिन्ती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही।
अब चंद्र तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे तू पूछ ले। इधर आओ चंद्र, बैठ जा, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत। चंद्र, तुम मुझे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वो शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, यह नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या ना मिलो। चंदर, उफ, ये कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो, हटो यहाँ से चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर भागो, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया, पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम यहाँ आओ, मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिनती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ। चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, तुम घबराना नहीं। हाँ चंदर, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी चंदर, मैं जा तो रही हूँ। बिनती, ए बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा, पापा कहाँ है? पापा। और सुधा का सिर चंदर की बाह पर लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए।